वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज की जो हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी की, यानी कि लगातार 3 क्लासें हमने पिछले क्लास में पूरा कर लिए। यानी कि आज बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भी संविधान है यानी कि बात करेंगे, यानी कि भाग 1, भाग 2 तथा भाग 1 और 2 क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग भाग 3। भाग 3 में हमने बात कर ली थी, यानी कि आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि इतना आर्टिकल हम लोग पिछली क्लास में क्लियर कर लिए थे। आज की बात करेंगे। आज हमारा जो आर्टिकल होगा यहाँ, यानी कि 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बात करें सबसे पहले, अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, 19 से 22 आर्टिकल आएगा हमारा। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो एक एक आर्टिकल लेकर हम चलेंगे। जैसे आर्टिकल 19 में दिया गया है, जैसे भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी स्वतंत्रताएं दी गई थी, तो मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं। उसमें से अगर बात करेंगे मूल रूप से कितनी स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं, तो मूल स्वतंत्रताएं जो दी गई है किस आर्टिकल में दिया गया फ्रेंड, वो जो मूल स्वतंत्रताएं हैं वो आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 19 के तहत दिया गया। टोटल पहले की बात करेंगे, टोटल संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में जो है, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में टोटल की बात करेंगे, वर्तमान मूल स्वतंत्रताओं की बात करेंगे, मूल स्वतंत्रताएं वर्तमान में कितनी है, 6 है। अब एक एक की बात करेंगे। जैसे अगर इसमें बात करेंगे पार्ट 1 की बात करेंगे, तो 19 के 1 में कहा गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19(1) का 1 कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह भाषण देने की छूट है, तथा अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को रखने का क्या है, उसे छूट है, उसे अधिकार है। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है, आर्टिकल 19 का 1 कहता है। फिर इसी में दिया गया दूसरे में बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि बिना शस्त्र के किसी भी औजार को ना लेकर कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है कोई भी संगठन, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी आप संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, जैसे बनाकर आप कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, ये तो शांतिपूर्वक, ये ना हो कि वहाँ पर हंगामा करके तब करें। यानी कि शांतिपूर्वक किसी भी जगह क्या कर सकते हैं, संगठन संगम बना के अपना काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला बोलता है भारत के किसी भी राज्य में विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर उसके बाद अगला बोलता है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत की अगर बात करेंगे टोटल 28 राज्य में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर उसके बाद अगला आर्टिकल बोलता है, उसके अगला आर्टिकल बोला था 1976 में, जो 19 का इसका एक यफ रहता है, यानी कि हमने बात कर लिया ए की बात कर ली भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी वाला बात किए शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी की बात करेंगे भाषा के मतलब कितने, भारत के किसी भी राज्य में विचरण करने की स्वतंत्रता। उसके बाद डी कहता है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता या फिर निवास करने की स्वतंत्रता बोलता है। अब इसी में आ जाता है ई करके आया था, भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने, निवास करने, हर जगह कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहा गया। उसके बाद एक एफ वाला था, जो एफ वाला यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ से एफ का क्या हो गया, हट गया है। पहले इसी में क्या दिया गया, 1978 संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसे यहाँ से हटा दिया गया है। इसे यहाँ से हटाकर क्या कर दिया गया है, 300A में डाल दिया गया है, जिसे क्या बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब उसके बाद जो जी वाला है, जी वाला, अब ये जी जो दिया था मतलब भारत को किसी भी नागरिक को अपना कारोबार कर सकता है, रोजगार, व्यवसाय कुछ भी स्टार्ट करता था, ये सब करने की छूट किस में दी गई है, जी वाला। अब जी वाला कहाँ गया है, HF के पास आ गया है। यानी कि हमने 6 मूल स्वतंत्रताएं देखी जो आर्टिकल 19 के तहत हर भारत के नागरिक को मिली गई। जैसा कि हम लोग पिछले पढ़ में नागरिक पढ़े थे, नागरिक 2 प्रकार के, एक देश का होता है, एक गैर। तो हमारा जो नागरिक है यहाँ का मतलब नागरिक है जो भारत में स्थायी तौर पर निवास कर रहा है, वो भारत का नागरिक को छो जो मूल स्वतंत्रताएं उसको प्राप्त है, जबकि गैर नागरिक को ये सब नहीं प्राप्त होगा। अब इसके बाद बात करेंगे 19 के बाद 20। इसमें लिखा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में
दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसका बात क्या है, इसका मतलब क्या है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 20 बोलता है कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको अपराध किए हैं उसके लिए आपको संरक्षण मिलेगा। ये सब इसका अगर बात करेंगे 20 का ए बोलता है यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा, ध्यान सुनिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन न करता हो। इसमें लिखा गया है, इसका ए बोलता है यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन न करता हो तब तक उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यदि ये ऐसा कार्य करता है तो उसे विधि के यानी कि उस दंड के अनुसार यानी कि उस अपराध के अनुसार ही उसे दंडित किया जाएगा। इसे बोलते हैं कायत्तर विधियों से संरक्षण। कायत्तर विधियों से संरक्षण कहा जाता है, कायत्तर विधियों से संरक्षण कहा जाता है। इसी का बी बोलता है, बी क्या बोलता है, यदि किसी व्यक्ति को, क्या सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति को जिसे खुद के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब यदि किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए अभियोजित किया गया है उसे खुद के प्रति गवाही देने के लिए क्या किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है, ये आर्टिकल 20 का बी बोलता है यदि कोई भी व्यक्ति है जिसे किसी भी गवाह के लिए क्या किया जाता है, अभियोजित किया गया है, उसे खुद की स्वयं की मतलब स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे बोलते हैं आत्म अभिशंसा से संरक्षण। आत्म अभिशंसा से संरक्षण, ठीक ना। उसका सी बोलता है यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, इसे दोहरे दंड से संरक्षण कहा जाता है। यानी कि तीन बातें हम लोग कर लें, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी कार्य का उल्लंघन किया है यदि उसे तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन न करता हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे विधि के अनुसार ही दंडित किया जाएगा, उससे ऊपर नीचे नहीं। दूसरा बोलता है यदि किसी व्यक्ति को किसी भी जुर्म के लिए उसे किया गया है, मतलब गवाही देने के लिए किया गया, अभियोजित किया गया है, तो उसे स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसे आत्म अभिशंसा से संरक्षण कहा जाता है। तीसरा बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य किया तो उसे केवल एक बार ही दंड दिया जाएगा, दूसरी बार दंड नहीं दिया जाएगा, इसे दोहरे दंड से संरक्षण कहा जाता है। यानी तीन बातें हमने आर्टिकल 20 में पढ़ ली हैं। अब इसके बाद अगले की बात करेंगे। अगला आर्टिकल हमारा आ जाता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आता है जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। इसमें क्या है, जीवन जीने का अधिकार, इसको याद रखेंगे फ्रेंड, जीवन जीने का अधिकार या राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। इसी में एक और आर्टिकल आता है, इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। अब ये क्या है, इसको ध्यान समझेंगे। जीवन जीने का अधिकार यानी कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो उसके जीवन जीने का अधिकार होगा, यानी कि विधि द्वारा, कानून द्वारा जो भी नियम कानून है उससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति है जिसे नियम कानून अगर है, अगर फांसी की सज़ा देनी है तो ऐसा जुर्म किया रहेगा तब उसे फांसी होगी, नहीं तो उसके जीवन संबंधित कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो उसके जीवन को छीनता हो। उसे जीवन जीने का अधिकार किसके तहत मिला, आर्टिकल 21 के तहत मिला है। और इसी में दिया है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि व्हाट्सअप जो भी चलाते हैं आप लोग, फेसबुक हो गया, ये सब हमारी प्राइवेसी को अगर कोई हैक कर रहा है या फिर कोई ज़बरदस्ती लेना चाह रहा है, थर्ड पार्टी को शेयर करना चाह रहा है, तो ये हमारा क्या है, निजता है हमारी, यानी निजता का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। इसके लिए आर्टिकल 21 के तहत हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ये क्या दिया गया, निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी दिया गया। अब इसी में एक आर्टिकल और बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। इसको ध्यान समझेंगे। आर्टिकल 21A क्या था, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब ये क्या था, ध्यान सुनिएगा।
आर्टिकल 45 पढ़ेंगे हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें एक आर्टिकल पहले था 45, इसमें दिया गया था शिक्षा का अधिकार, यानी कि वहाँ से उठाकर कहाँ लाया गया है, आर्टिकल 21A में लाया गया है। यहाँ पर जोड़ा गया है क्या, शिक्षा का अधिकार, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 45 को वहाँ से हटाकर इसको कहाँ लिया गया है, मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, यानी कि 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इसी के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में RTE एक्ट, राइट टू, याद रखेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है, 2009 में पारित होता है। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पारित होने के बाद ये पूर्ण रूप से अगर बात करेंगे कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2010, यानी कि बात करेंगे पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2010 से ये क्या हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। और इसमें जो भी खर्च आएगा, यानी कि जो भी खर्च आएगा उसका क्या करेगा, 65:35 के अनुपात में केंद्र तथा राज्य सरकारें उसका वहन करेंगी, ऐसा लिखा गया है। और इसमें क्या लिखा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को या 1 से 8 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, इसके तहत शिक्षा के अधिकार के तहत। और ये क्या बन गया वर्तमान में, पहले क्या था, पहले भारत क्या था, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत था, वर्तमान की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले आर्टिकल की। आर्टिकल हमारा कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा हमारा 22। अगर आर्टिकल 22 की बात करेंगे, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 एक क्या दिया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण, ध्यान रखेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। अब इसमें 22 का 1 आता है, जहाँ सुनिएगा 22 का 1 आता है, किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसमें अपने बचाव के लिए वकील से परामर्श लेने की छूट दी जाएगी, अपने बचाव में जो भी कार्य करना है उसे, उसके लिए उसे छूट दी जाएगी। इसी का 2 कहता है, 22 का B कहता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे गिरफ्तार किया गया है, उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय या फिर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित किया जाना चाहिए, और 24 घंटे की गणना छुट्टी या फिर जहां गिरफ्तार किया गया वहां से लेकर मजिस्ट्रेट के पास में जाने में जो भी समय लेगा उसकी गणना 24 घंटे में नहीं की जाएगी, या फिर जो भी सरकारी छुट्टियां होंगी उसको भी काउंट नहीं की जाएगी, इसमें कहा गया है। और तीसरा, यदि किसी गिरफ्तारी के समय कोई भी व्यक्ति जो सत्र प्रदेश का निवासी हो, उसे निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम 6 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सब किसमें कहा गया, अनुच्छेद 22 मेन है, इसको याद रखें फ्रेंड। यानी मूल स्वतंत्रताएं की बात करें जो 19 में दिया गया है, 6 मूल स्वतंत्रताएं जिनके हमें क्या है, फ्रीडम दी गई है, जिसमें हमें आज़ादी दी गई है, जिसके तहत हम लोग कहीं पर भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी भी राज्य क्षेत्र में बस सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद बात करेंगे 21 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। पुट्टा स्वामी केस था फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। ये याद आता है 21 है शिक्षा का अधिकार, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया। आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 23, यानी कि बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 23 से 24। इसमें क्या दिया गया फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें बात करेंगे अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार, बेगार या फिर जबरन श्रम, इसी का 24 क्या बोलता है, बाल श्रम।
ध्यान रखेंगे। या सुनेंगे फ्रेंड, यानी कि आर्टिकल 23 और 24 में क्या दिया गया है, मानव का दुर्व्यापार, मानव का मतलब क्या दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर आर्टिकल 23 की बात करेंगे, अनुच्छेद 23 की बात करेंगे, तो इसमें लिखा गया है मानव का दुर्व्यापार, यानी कि मानव का व्यापार करना, इसे क्या कहते हैं, मानव का व्यापार करना, मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा जबरन श्रम, अन्य सभी प्रकार के कार्य क्या किए जाते हैं, प्रतिबंधित किए जाते हैं। इन पर क्या किया गया, दंडनीय अपराध दिया गया। यानी कि आप मानव का दुरुपयोग मतलब बेच खरीद नहीं सकते हैं, या फिर जबरन किसी से कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये सब कहाँ दिया गया, आर्टिकल 23 में। अब इसी का आर्टिकल 24 बोलता है बाल श्रम पर अधिकार। यानी कि बाल श्रम का मतलब क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को किसी भी कल कारखाने में अभियोजित करना क्या है, गुनाह, दंडनीय अपराध है। इस सब के बारे में चर्चा अगर देखेंगे तो कहाँ मिलती है, आर्टिकल 24 में मिलती है। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर बाल श्रम यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर किसी भी कल कारखाने यानी कि जो भी खदानें होती है उसमें नियोजित करना क्या होगा, बाल श्रम अपराध होगा। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 24 होगा। अब इसके बाद बात करेंगे अगर अगले अनुच्छेद की, तो अगला अनुच्छेद हमारा आ जाता है 25 से 28। अगला अनुच्छेद आएगा हमारा 25 से 28। 25 से 28 की बात करेंगे तो इसमें क्या दिया गया फ्रेंड, इसमें बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला अगर बात करेंगे आर्टिकल 25 की, तो इसमें लिखा गया है धर्म को अबाध रूप से मानने तथा आचरण करने का अधिकार। आर्टिकल कौन सा बोलता है, आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 26 क्या बोलता है, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 27 बोलता है किसी धर्म विशेष के लिए लगाए जाने वाले भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। अगला इसे बोलता है 28 बोलता है किसी भी सरकारी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। याद रखें फिर चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। 25 से 28 की बात करेंगे तो क्या दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अब इसमें 25 बोलता है धर्म को अबाध रूप से मान्य तथा आचरण करने की स्वतंत्रता। इसका मेन अगर बात करेंगे तो क्या होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा आचरण करने की स्वतंत्रता उसको किस आर्टिकल के तहत दी गई है, आर्टिकल 25 के तहत। इसी के तहत सिखों को अपने साथ कृपाण लेकर चलने का भी अधिकार दिया गया। इसको याद रखें, सिखों को जो कृपाण लेकर चलते हैं अपने साथ, वो किस आर्टिकल के तहत उन्हें अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25 के तहत। उनके आस्था के अनुसार वे अपने धर्म को मान सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 25 कहा जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 26 क्या बोलता है, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी किसी भी धर्म को, आप जिस धर्म को मानते हैं आप उस धर्म के अनुसार
कोई भी प्रबंध करते यानी कि शिक्षा संस्था यानी कि कोई भी संस्था का या धार्मिक ट्रस्ट का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, संगठन बना के अपना निर्माण कर सकते हैं। इन सबको अगर छूट की बात करेगा कौन देता है, आर्टिकल 26 देता है। उसके बाद आर्टिकल 27 बोलता है धर्म विशेष के लिए, किसी भी धर्म विशेष के लिए लगाए जाने वाले भुगतान आदि के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि आपकी कोई भी धर्म हो, आप अगर टैक्स ले रहे हैं, कर ले रहे हैं ज़बरदस्ती, तो ये सब इन सब के बारे में स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, छूट दी गई आर्टिकल 27। यानी किसी भी आप धर्म के लिए जबरन किसी से टैक्स नहीं ले सकते हैं या फिर कर नहीं ले सकते हैं। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है, 27। 28 बोलता है कोई भी सरकारी शिक्षा संस्था होगी, चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी सरकारी शिक्षा संस्था होगी, वहाँ पर कोई भी क्या होगा, धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। याद रखेंगे यहाँ क्या कहा गया फ्रेंड, कोई भी सरकारी, किसी भी सरकारी शिक्षा संस्था में, ना कि प्राइवेट, किसी भी सरकारी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि धार्मिक संबंधित कोई भी, ना कहेंगे हिंदू वाला हो गया, मुस्लिम वाला हो गया, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन सब के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, ना ही किसी एक धर्म के बारे में बताया जाएगा, बल्कि बताना सब। यानी कि भारत क्या करता है, भारत की बात करेंगे, भारत सर्वधर्म समभाव को मानता है। यानी कि भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता है, भारत क्या करता है, सनातन धर्म को मानता है, यानी कि सर्वधर्म समभाव को मानता है। यानी कि इसके लिए सभी धर्म क्या है, समान है, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है। भारत में हर धर्म की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, हर धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं।